OLE, the utopian world of online education. The best preparation for tomorrow is doing best for today. It means if you want to do best in the future, if you want to get something good in future, you have to do today your best thing. आज आप अच्छा करेंगे तभी तो आपको कल अच्छा मिलेगा. अगर कल आपको अच्छा संवारना है अपना कल, तो उसके लिए आज से ही करना शुरू कर दीजिए अच्छा वर्क उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में. देन ओनली यू विल गेट द बेस्ट फॉर टुमारो. दिस इज द कोड फॉर टुडे. विद दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्लास. होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से हेल्दी रह रहे होंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. हमारा ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्लास है जिसका द थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है. इसमें आज हम देखेंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक. इलेक्शंस क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं और इसकी क्या ज़रूरत है. एक्चुअल में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरत है कि नहीं, ये भी हम पढ़ चुके हैं. बहुत अच्छे से हमने देखा है और समझा है. और इंडिया क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें इलेक्शंस जो होता है वो कैसे होता है ये आज हम देखेंगे. व्हाट मेक्स इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अब इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते ही क्यों हैं, क्या रीजंस है बिहाइंड दिस वन. द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट वर्क्स फॉर देम. ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि जो लीडर्स है, तो जो गवर्निंग बॉडी होती है वो कौन इलेक्ट करता है, यहाँ की पब्लिक, उस कंट्री की पब्लिक या सिटीजन इलेक्ट करती. इन इंडिया ऑल्सो जो गवर्नमेंट है वो कौन फॉर्म करता है, उसके जो लीडर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, ऑब्वियसली यहाँ की पब्लिक करती, यहाँ की सिटीजन करती. इसीलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं. पीपल हैव द राइट टू चेंज इट इफ इट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू देम. People are given some basic rights like freedom of speech, etc. Regular elections take place in India after every 5 years. हर 5 साल के बाद इलेक्शंस इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो वर्क अच्छे से नहीं कर रही है, वो हमारे वेलफेयर के लिए, रिफॉर्म के लिए वर्क नहीं कर रही है, जो प्लान आउट करा था उसे प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर रही है सही से, तो वी हैव द राइट. इंडियन सिटीजन्स के हाथ में राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर दे. इसीलिए हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और वो फ्री होते हैं कि जो करना चाहते हैं, जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं अपने गवर्निंग बॉडी में, और जिस पार्टी को चाहते हैं कि वो रूल करे इंडिया में एज अ रूलर, वो पार्टी इलेक्ट होती है. दैट्स व्हाई आवर कंट्री कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री. What are elections? आखिर ये इलेक्शंस होते क्या है और क्यों होते हैं, ये एक्चुअल में वर्ड का मीनिंग क्या है जिसको जितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में. द मैकेनिज्म बाय विच people can choose their representatives at regular intervals and change them whenever they want to. It is called an election. एक पूरा मैकेनिज्म है, एक प्रोसीजर है बहुत ही लॉन्ग, जिसमें कि जो पीपल होती है कंट्री की वो चूज करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी इलेक्ट करती है थ्रू द वोट, और वो एक रेगुलर इंटरवल पे होता है. वो चेंज कर सकती है इसीलिए कि क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे होता है. ये नहीं कि एक बार जो बन गए रिप्रेजेंटेटिव वो थ्रू आउट द लाइफ वो रहेंगे, वो चेंज ही नहीं होंगे. जो रूलर आ गए एक बार सिर्फ वही रहेंगे, दूसरे को चांस ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. जो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होता है, इलेक्शन इसीलिए हेल्ड कराया जाता है कि यहाँ की पब्लिक के हाथ में पार हो कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसमें अगर कुछ हम रिफॉर्म चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो उसने अपने हाथ में रखा है, यहाँ की सिटीजन ने रखा है. दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. They can choose who will form the government and take major decision. Obviously जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
वही लीडर्स होते हैं गवर्निंग बॉडी में और वही लॉज बनाते हैं, वही चूज करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए कौन से प्लान्स बनने हैं, कौन से डिसीजन जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो चूज करते हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं गवर्निंग बॉडी में वो सारे जो लीडर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया होता है कंट्री के सिटीजन ने वही करते हैं। तो सो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिटीजन पे है कि वो अगर सही रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रही है तभी से जो लॉज बनेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, जो इम्प्लीमेंट होने हैं कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री वो सही बनेंगे। अगर उसने ही गलती कर दी फर्स्ट स्टेप में इलेक्शन के टाइम पे इलेक्ट ही गलत इंसान को किया है तो जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा ऑब्वियसली वो सही नहीं होगा फॉर द कंट्री। इसीलिए अगर मिस्टेक हो जाता है तो वी हैव द राइट कि 5 years के बाद वी विल गेट अ चांस फॉर अनदर इलेक्शन in another election and we can choose our representative accordingly. We can change the ruler, we can change the representative. Common allegations about elections. अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इलेक्शंस के लिए कही जाती हैं। एलिगेशंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि बहुत से मिसकॉन्सेप्ट भी हैं इलेक्शन में कि ये चीज़ें इलेक्शंस में होती हैं। बहुत सी जो हम बातें करने जा रहे हैं वो आपने भी सुनी होंगी, आपने भी ऑब्जर्व की होगी क्योंकि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी इंडिया में रहते हैं। तो हम डेली हमें हर चीज़ बातें कान में जाती हैं। हम एक्टिवली ऐसे डायरेक्टली हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बीइंग अ सिटीजन। हम अपनी बात करें या आपकी बात करें, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बीइंग अ सिटीजन बट हम डायरेक्टली फॉर्म नहीं करते हैं गवर्नमेंट को। बट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बीइंग अ सिटीजन क्योंकि हर एक वोट जो ये कहते हैं ना इलेक्शंस में हर एक वोट बहुत कीमती होता है, हर एक वोट की बहुत वैल्यू होती है। तो चाहे हमारी वोट हो चाहे आपका वोट हो वैल्यूबल होता है। वही डिसाइड करता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जो लीडर हो वो किस पार्टी का होगा और किसको हम किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं। Inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voters list. ये बहुत ही कॉमन है और ये सिर्फ एलिगेशन ही नहीं है, सिर्फ क्या जाए झूठी बात नहीं हो रही, सच में होता है बहुत से। क्योंकि ये हमने भी अपनी फैमिली में, अगर आपने सुना है कि नहीं कह सकते बट इवन मैंने भी ये चीज़ देखी है अपनी फैमिली में। इलेक्शन टाइम्स में जो नाम होने चाहिए वोटर लिस्ट में वो नहीं है। तो ये किसका एक लूप होल है इलेक्शंस का कि जो नाम, क्योंकि अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के तो ईच एंड एवरी नेम शुड बी इंक्लूडेड इन दैट वन लिस्ट। अगर नहीं है आपका नाम लिस्ट में यानी कि आपको राइट ही नहीं दिया जा रहा है कि आप वोट करें, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी आए, आप चाहते हैं कि आप वोट करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज अ लीडर इलेक्ट करें बट यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू गिव द वोट। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका तो नाम ही नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं होता है तो आप एबल ही नहीं है कि आप कहीं से आप वोट दे सकें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जा कर के अपना नाम या फिर अपना आई कार्ड दिखा के या आधार कार्ड दिखा के, जो चीज़ें आज बहुत ही कॉमनली यूज होती है, बिना इसके आधार कार्ड के आपका वोटिंग लिस्ट या वोटर आईडी के बिना आपका वोटिंग सिस्टम आप वोट नहीं दे सकते। मगर जब अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता है कि आपको एज आपका वोट काउंट किया जाए। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। अगर फॉल्स नेम चले जाते हैं, ये चीज़ तो हम लोग को नहीं पता चलती, ये पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उन लोग को ये बातें पता चलती हैं, सही हैं गलत हैं नहीं पता हमको। मगर ये चीज़ की जो जेन्युइन नेम है, जो रियल में नेम होने चाहिए वो नहीं है, वो तो हमने भी ऑब्जर्व किया, ये होता है इन जनरल इंडिया के इलेक्शंस में, ये हमने ऑब्जर्व किया है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स है, जो उनके पास जो उनको पावर दी गई उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया जाता है इलेक्शंस में। जो इलेक्शन में जो बॉडी है, जो इलेक्शन की प्रोसीजर होता है, एक बहुत उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें काफ़ी मिसयूज भी होता है उसके पावर का, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पावर दिए जाते हैं, उनके हाथ में कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो वही कर सकते हैं। तो उसका कभी कभी क्या होता है मिसयूज भी हो जाता है। Excessive use of money by rich candidates and big parties and intimidation of voters and rigging on the polling day. तो जो मिसयूज करते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, बहुत उनके पास बहुत ही वेल्दी लोग हैं, तो वो अपनी जो पावर है, जो अपना मनी है, उसको
इलेक्शंस के दौरान आपने देखा ही होगा, और ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है, होती ही है ये चीज़। जो पावरफुल लोग होते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ का, मनी, अपना वोट कहते हैं ना, खरीदे जाते हैं। ये भी जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, वोट खरीदे जाते हैं, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। और हमने ये सब चीज़ें न्यूज़ में भी देखी हैं कि इलेक्शंस के टाइम में ये सारी चीज़ें खुल करके आती हैं, सामने ओपन होता है। और ये सब चीज़ ढकी छुपी नहीं है, अगर एक बार हो तो चलो एक बार छुप जाएगी बात, मगर ये सब बातें क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं और ये इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि यह हर इंसान जानता है कि इलेक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, वो मेंबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बहुत ही फ्रीली यूज़ करते हैं सब चीज़ें। और लोगों को काफ़ी जगहों पे ऐसा भी होता है कि जब पोलिंग डे होता है उस दिन जो वोटर्स होते हैं, इनमें एक फियर का एटमॉस्फेयर होता है कि हाँ, मुझे इनको ही देना, अदरवाइज कुछ गलत हो जाएगा, हमारे एरिया में कुछ गलत हो जाएगा, या हमारे पर प्रेशर होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं, यू हैव टू वोट टू दिस पार्टी ओनली और दिस कैंडिडेट ओनली। तो ये जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हीं ने एक एटमॉस्फेयर बना दिया ऐसा, उन्हीं ने पैसों के जरिए, अपने पैसों के जरिए, अपने पार के जरिए पूरे उस पॉलिटिकल सीन में एक एटमॉस्फेयर बना दिया कि वो जिस एरिया में रहेंगे, या क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई अगर लीडर आ जाता है इसमें पॉलिटिकल उसमें आ जाता है, तो फिर वो अपने तरीके से वो मनमाना चाहेगा अपनी बात, तो गलत ही तरीके अपनाएगा वो। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन दिखती हैं। Can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? अब ये चीज़ बहुत ही क्वेश्चन उठता है कि क्या जो लीडर्स हैं वो फेयरली आ जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, या मैल प्रैक्टिसेस के ज़रिए ही जो है वो पार में आते हैं, एज इलेक्ट होते हैं। ये बहुत ही जनरल है, ये सब जगह अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। कहीं बहुत फेयरली होता है, कहीं ये होता है कि हाँ, जो जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही कॉमन है। तो ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, या कॉन्स्टिट्यूंसीज टू कॉन्स्टिट्यूंसीज, या कहें कि जो कैंडिडेट टू कैंडिडेट, या पार्टी टू पार्टी, ये बहुत ही डिफरेंट है। और सब में अलग अलग आपको दिखने को मिलेगा। सब जगह एक सी चीज़ नहीं कि हर जगह सब जगह फेयरली होता है, आप ये भी नहीं कह सकते, और सब जगह मैल प्रैक्टिसेस होते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हैं। मिक्स रिएक्शंस होते हैं। अब हम आज देखेंगे कि कौन कौन से वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो इलेक्शंस में, इंडियन इलेक्शंस में होते हैं। क्या प्रोसीजर, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे, जो इलेक्शंस में बेसिकली होते ही हैं इंडिया के। तो फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या और किसका प्रोसीजर क्या है। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो इंडिया में इलेक्शन होता है उनकी एक अलग एक कमीशन बना है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पार्टी को रिलेट नहीं करता है, किसी भी गवर्निंग जो भी बॉडी है उससे रिलेट नहीं करता, ये एक अलग एंटिटी है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर conducted by an independent and very powerful election commission, यानी कि ईसी। जो हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होता है वो इलेक्शन कमीशन ही हेल्ड करती है। कब करना है इलेक्शंस, किस मंथ में करना है, किस डेट से स्टार्ट होना है, कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स अपना जो प्रोसीजर है वो कैसे फिल करेंगे, फॉर्म कब फिल करना है, कब लास्ट डेट है, कौन कौन से किस डेट से वो अपने जो है क्या कहते हैं स्पीचेज स्टार्ट कर सकते हैं, अपने डेलिब्रेट कर सकते, किस डेट तक उनको बंद करना है, क्या क्या उनकी लिमिट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। क्या वो कौन से सिस्टम अपनाया जाएगा, ये सब चीज़ें कौन करता है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो करते हैं। वहाँ उसके मेंबर्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली दिखती हैं। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज। जैसे इंडिया की जुडिशरी सिस्टम है जिस पे किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, वो एक अलग एंटिटी, उसका इंटरफेरेंस, वो किसी पार्टी से अटैच नहीं है, और जो भी गवर्नमेंट आती है उसका इंटरफेरेंस उस पे नहीं होता है, इसके जजमेंट पे नहीं होता है। वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का है वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी पार्टी को
से अटैच नहीं है, और जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उससे इसका कोई भी वास्ता नहीं। ये बिल्कुल एक सेपरेट होती है, सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जो थ्रू आउट इंडिया रूल करता है। उसमें किसी भी चाहे रूलिंग पार्टी का जो हेड होता है वो भी इसके जो लॉज बने, जो उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उसमें बीच में ये नहीं कहता हमें ये नहीं ऐसा पसंद है, आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। नो, जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। वो किसी से पूछते नहीं है कि हमें क्या करना है, रूलिंग पार्टी है मुझसे सजेशंस ले रहे हैं। नो, वो अपने में इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना जो चाहते हैं वही करते हैं, किसी से सजेशंस नहीं लेते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन के जो हेड हुए हैं वो कौन होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, CEC, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जो प्रेसिडेंट जो भी उस टाइम होगा, प्रेसिडेंट होगा उस अपनी कंट्री का, वही इलेक्ट करता है। बट वंस अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। इलेक्शन जो अपॉइंटमेंट होता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। मगर जब एक बार अपॉइंटमेंट हो चुका है, उनको आप उनकी डिग्री मिल चुकी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिस्पॉन्स आपने आंसरेबल नहीं होते हैं प्रेसिडेंट को। वो उनके और या गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी उसके पे उनको जवाबदेह नहीं होते कि हमने ये किया और क्यों किया, या प्रेसिडेंट उन पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ये जो गवर्निंग बॉडी है, जो रूलर है कंट्री का, वो ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए, नहीं इसको ऐसे होने चाहिए, नहीं, वो आंसरेबल नहीं है। वो अब फ्री है, इंडिपेंडेंट हो गया, बस अपॉइंटमेंट तक ही उसका रहता है कि हाँ अपॉइंटमेंट जो करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा। उसके बाद उसको फ्री होता है, लिबरल होता है, उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही काम करना है, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। If the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. अब ऐसा बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि जैसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ बताई या रूल्स बनाए, वो गवर्नमेंट है जो रूलर है उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, तो ये वर्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनसे कहें कि चेंज करने और वो चेंज कर देंगे। नहीं, वो उसके लिए तैयार, वो उसके लिए उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शंस दें कि CEC को, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जो आपने बनाए, मुझे उसमें चेंजेस चाहिए। वो ये नहीं कर सकते हैं, उनके पास वर्चुअली कुछ नहीं। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अगर कुछ है, रिटर्न है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, उस पर आपको स्टेप्स लेने होंगे, देन यू कैन रिफॉर्म। बट वर्चुअली आप कह करके सिर्फ अपनी बात मनवा सकें, ऐसा गवर्निंग बॉडी नहीं कर सकती है। Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India. तो ये जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, जो उसके पास पावर हैं, वो बहुत ही कम लोगों, कम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनके पास ऐसी पावर होगी। ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली रेंज्ड है, इसका इस पर किसी का भी असर नहीं होता है, जो चाहती है जैसा, क्योंकि ये पूरी कमीशन है, काफ़ी मेंबर्स होते हैं इसमें, तो जो मेंबर्स डिसाइड करते हैं चीफ वही कहता है। तो सब चीज़ आपस में अपने मेंबर्स में अपने ही कमीशन में होता है, बाहर के इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसमें किसी दूसरे का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में ही देखने को मिलता है, अदर्स कंट्रीज़ में ये ऐसा नहीं है। सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन का वो इस तरीके का नहीं होता है। EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections, from the announcements of elections to the declaration of result. तो जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट होता है, कि अनाउंसमेंट जब से, कि कब से होना है इलेक्शन, और द लास्ट डेट जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए ना, लास्ट डेट तक की, ये पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ इलेक्शन इस डेट से स्टार्ट होगा इंडिया में, क्योंकि एक दिन में थ्रू आउट द कंट्री पॉसिबल नहीं होता। अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो नहीं पॉसिबल होता है, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, अलग अलग चरणों में, सुना होगा आपने, अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है कि हाँ ये होगा,
उस दिन जिस दिन से डेट होती है डिक्लेरेशन की, उस दिन से लेकर के एंड ऑफ द डे कि जब डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन आएगा, किस पार्टी के लीडर्स आएंगे फॉरवर्ड टू पुट द गवर्निंग बॉडी, और कौन किस पार्टी की गवर्नमेंट होगी इन सेंट्रल ऑल्सो। ये सब चीज़ें बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और ये सब चीज़ें फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ये कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन देखता है और उसके मेंबर्स देखते हैं। और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर 5 ईयर्स पे होता है तो उनको रिवाइज करना पड़ता है कि हाँ क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होना है। थ्रू आउट द डे ये काम चलता रहता है। It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. और इसमें अगर कोई भी being a वोटर सिटीजन, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वोटर हो, जो भी हो, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हो, उन सब में अगर उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया जाता है कि हाँ ये आपके लिमिट्स हैं, आपके पास ये राइट्स हैं, आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते, एक लिमिटेशंस भी दी जाती हैं कि आप इसके बियॉन्ड, यू विल नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट। अगर वो कोई क्रॉस करता है, चाहे कैंडिडेट हो जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को खड़े करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, या फिर जो पब्लिक है, सिटीजन है, दोनों ही के लिए एक लिमिट दे दी जाती है कि उसके बियॉन्ड अगर आपने कुछ भी किया देन यू विल गेट द पनिशमेंट फॉर द सेम। और ये सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। जो रूलिंग पार्टी होती है उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके जो अपने हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है वो अलग है, मगर जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये सब चीज़ें जो कौन देखता है? ये इलेक्शन कमीशन ही देखती है। During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power, to enhance its chances to win elections, or to transfer some government officials. अभी हमने बताया कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसका इंटरफेरेंस ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन पे नहीं होता है। वो अपनी तरीके नहीं बता सकती कि नहीं हमें अब की बार इलेक्शन में ये चीज़ें चाहिए। वो जो रूलिंग पार्टी होगी या गवर्नमेंट होगी वो नहीं कह सकती। बट इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइन बता देती है गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें आपको करनी है। जैसे कोई ऑफिशियल्स, कौन से ऑफिशियल्स में आपको ये बात बांटनी है, ये अथॉरिटी देनी है, और कुछ लिमिट्स बता देती है कि इतनी ही जो इलेक्शंस को जीतने के लिए जो भी आप पावर यूज़ करते हैं या फिर जो आप स्पीचेस या फिर रैलीज वगैरह करते हैं, तो एक लिमिट बताती है। वो हर चीज़ एक गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन इशू होती है कमीशन के थ्रू, और वो गवर्नमेंट को देती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, कि यू हैव टू अबाइड ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर इज रिटन इन द गाइडलाइंस। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस टाइम कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइन हमको मिली है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उसको थ्रू आउट द कंट्री वो सब लोग फॉलो करें, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे सिटीजन एज अ वोटर हो। तो ये किसकी, वो गाइडलाइन जो है वो वहाँ से आती है, कहाँ से? इलेक्शन कमीशन देता है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें जो गलत चीज़ें होती है वो नहीं होनी है, कौन से ऑफिसेज हमें चाहिए, कौन से हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए, वो सब चीज़ बताएगी, और कौन से ट्रांसफ़र चाहिए, सब कुछ डिटेल में देती है कि हाँ जो इलेक्शन होगा वो फ्री फेयरली हो, हर तरीके से प्लान होता है, वो सब चीज़ देंगे। मगर जो कम आउट होगा वो कैसे किया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो रूलिंग पार्टी करेगी, क्योंकि उसके हाथ में पावर होता है। When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. जो इलेक्शन ड्यूटी होती है, इलेक्शन टाइम पे बहुत से गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है कि नहीं, अब इलेक्शन के टाइम पे उनको अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। बहुत से आपने देखा होगा, मैक्सिमम हम लोग टीचर्स को देखते हैं या डॉक्टर्स को देखते हैं, वो इलेक्शन के टाइम पे उनको ड्यूटी लगा दी जाती है कि पोलिंग के डेट के दिन उनको उस पर्टिकुलर एरिया में, उनके एरियाज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिया तो उनकी ड्यूटीज़ लगा जाती। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स देती है
क्योंकि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होती हैं वही ये सब वर्क करते हैं, चाहे वो टीचर गवर्नमेंट टीचर हो, चाहे गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं या जो और प्रोफेशन के लोग हैं उनको हायर किया जाता है फॉर दैट टाइम बीइंग। सिर्फ उस टाइम के इलेक्शंस के टाइम पे उनको वो अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और ये डिमांड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। किससे करता है? गवर्नमेंट से, रूलिंग गवर्नमेंट से करता है, क्योंकि वही ये सब चीज़ें ये ऑर्डर सर्कुलेट करती है और इम्प्लीमेंट करती है। वो ऑर्डर्स देती है तब आगे फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग ही। और 25 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें एक्सपैंड कर दी कि हाँ हमें ये रूल चाहिए। जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं और जो गलत लग रही थी उसमें रेनोवेशन कराया कि नहीं हमें ये चीज़ गलत है, हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके उन्हें इम्प्लीमेंट भी करी हैं अपने प्लान्स में। It is very common now for the election commission to re-reprind the government and administration for their lapses। और ये चीज़ बहुत ही कॉमन हो गया है इलेक्शन कमीशन के लिए कि जितना भी जो भी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैप्सेस हुए कि उसे डिसअप्रूव कर सके, कि जो भी जो गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीज़ें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है उसको डिसअप्रूव करके उसके लैप्स कर दे कि नहीं हमें आपकी सबसे ये से जो आप बता रहे हैं ये जो रूल्स बता रहे हैं वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें इसमें इम्प्रोविजन चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही कराते हैं। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll। और ये चीज़ भी बहुत कॉमनली देखा है, हम लोग ने भी देखा, ऑब्जर्व किया है अपने इलेक्शंस में, प्रीवियस इलेक्शंस में भी देखा चाहिए कि री पोलिंग हो रही है। क्यों री पोलिंग हो रही है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मैल प्रैक्टिसेस हो गए थे, तो इलेक्शन जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स थे अपोजिशन के, ऑब्वियसली जो विनर होगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि री पोल हो। जो वहाँ के अपोजिशन लीडर्स होंगे और यहाँ की पब्लिक होगी उन्होंने अपोज किया, उन्होंने गवर्नमेंट के आगे, इलेक्शन कमीशन के आगे अपील किया कि हमें यहाँ पे रीपोलिंग चाहिए, यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है वो फेयरली नहीं हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि वो रीपोल करा सकता है अगर कहीं किसी बूथ पे या किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में फेयरली इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज बट दे हैव टू ओबे। ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी अगर कैंडिडेट जीत रहे हैं या फिर जो भी पार्टी वहाँ का विनर होगा वो अपोज करेगा कि नहीं जो इलेक्शन हुआ उसको रीपोल ना कराया जाए, क्योंकि अगर रीपोल करा लेंगे तो जो एक्चुअल जो रियल बात है वो सामने आ जाएगी, और जो उनकी बात है जो उन्होंने गलत तरीका अगर अपनाया है तो फिर वो चीज़ भी सामने आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो मिस यूज़ किया गया है, जो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ वो फेयरली नहीं हुआ है। दिस विल नॉट हैव हैपेंड इफ द ईसी वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। अगर ये सब चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, गाइडलाइंस दे रही है, रीपोल कर रही है, ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल है? ये सब कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ही कर रही है। ये क्यों पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है एंड पावरफुल है, उसके हाथ में इतनी पावर है और वो किसी का भी इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का या किसी बाहर का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट ही नहीं करती। उसको जो करना होता है उसके अपने मेंबर्स हैं वो अपने डिस्कशन करती और उसके अकॉर्डिंग ही काम करती, किसी की बात वो नहीं सुनती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग हियर कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब ये है क्या चीज़? अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि हम इंडियन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंडियन इलेक्शंस का जो कौन कौन से एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो पहले हमने देख लिया कि पहला तो एस्पेक्ट था कि यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके हाथ में क्या पावर है और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइंस बनाता है। अब सेकेंड जो एस्पेक्ट है इंडियन इलेक्शन का वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब ये किस तरीके से कह रहे हैं हम कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, किसका होता है? अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन विद एंथुसियाज्म और नॉट। अब ये कि जो यहाँ पे जो वोटर्स हैं जो वोट करके इलेक्ट कर रहे हैं
वो इलेक्ट कर भी रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं इलेक्शन में कि नहीं कर रहे हैं, और फेयरली कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आज वोट देना है और आज नहीं देना है। कुछ ग्रुप्स हैं जिनको वोट देना है, कुछ ग्रुप बैठ गए कि नहीं मुझे वोटिंग ही नहीं करना, कोई भी पार्टी आए, कोई भी लीडर आए, हमें मतलब नहीं, गवर्नमेंट तो चली रही, मेरी सुनता ही कौन है। तो ये सब चीज़ें हम अभी देखने जा रहे हैं कि क्या रिफॉर्म हुआ और क्या एक्चुअल सीन है इंडिया का, कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कितने नहीं करते हैं, और द रीज़न क्या है उसके पीछे। If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. अगर ये फ्री और फेयर नहीं होता, अगर सबके लिए कहा जाता, ये नहीं कहा जाता कि सबको आज़ादी है, फ्री है, आप लिबरल हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर आप वोट देना चाहें, जिस पार्टी को देना चाहें, जिस कैंडिडेट को देना चाहें, आप वोट दे सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती कि हर इंसान यहाँ का, इंडिया का इंडियन सिटीजन फ्री नहीं होते कि अपनी बात, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। वी आर फ्री हियर क्योंकि हमें ये आज़ादी मिली है कि हम अपना वोट जिसको चाहें दे सकते हैं। अगर हमें जो लीडर अपने 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 कैरेक्टर के हिसाब से या फिर अपनी जो एबिलिटी उसमें, या हमें एज अ कैंडिडेट पसंद है वो, कि वो हमारा रिफॉर्म करेगा, हमारी लोकेलिटी का रिफॉर्म करेगा, तो वो हम उसको चुन लेते हैं। या फिर कोई पार्टी हमें लगती है कि इस पार्टी को हमें आगे लाना है, ये पार्टी ही रूल करे, तो हम उस पार्टी को ही, लीडर को ना देख के पार्टी को देख के, कोई भी लीडर खड़ा हो, हमें वो पार्टी को जिताना है, इसलिए हमें उसे वोट करना है। तो वी आर फ्री, हमें आज़ादी मिली कि हम चूज़ क्या करें, किसको वोट करें। तो पार्टिसिपेशन जो है इंडिया का थ्रू द वोटिंग, ये वोटर्स करते हैं। वोटर टर्न आउट फिगर्स, तो हम ये देखेंगे कि जो वोटर टर्न आउट फिगर मतलब कि जो वोटर्स देते हैं वोट, उनका फिगर एक्चुअल में क्या है ईयरली वाइज, या फिर कहें 5 ईयर्स पे जो इलेक्शंस होता है उसमें वोटर्स कितना पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स, कि कितना पार्टिसिपेशन हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में। 50%, आप ये न्यूज़ में आता है ना कि 50% आपकी बात सिर्फ इस एरिया में या इस स्टेट से सिर्फ 50% लोगों ने ही जो है वोट करा है, रेस्ट ऑफ देम वोट करने ही नहीं गए, वोटिंग ही नहीं हुई है। तो सिर्फ जो पार्टिसिपेशन इलेक्शन के टाइम पे हुआ वो सिर्फ 50% या 60% या हाईएस्ट थ्रू आउट द कंट्री इस स्टेट का गया है, उसने 60% किया या 70% किया। तो ये क्या है, टर्न आउट है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं। टर्न आउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। एक्चुअल जो सिचुएशन होती, जो टर्न फिगर्स वो निकल के आता है कि हाँ, कि 100 में से सिर्फ 10%, 20% या फिर 40 लोग ने ही जो है सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, रेस्ट ऑफ देम 90% या 50 लोग नहीं गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ओवर द लास्ट 50 years द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। इवन अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात भी करें तो लास्ट 50 years में जो टर्न आउट हुआ है, जो पार्टिसिपेशन ऑफ द वोटर्स हुआ है, वो यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्री जो बहुत ही डेवलप्ड है, जहाँ पे कहा जाता है डेमोक्रेसी या लिबर्टी, ये सब बातें बहुत कॉमन है, और फ्री रहना है, हम जो चाहते हैं वो करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में यही सोच आती है, सबके लिए कॉमन है ये चीज़ें। वहाँ के लोगों ने भी जो अपना जो पार्टिसिपेशन किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, यानी कि उनका भी लेवल नीचे आया। सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया जैसे पहले लोग करते थे, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही डिक्रीज हुआ है लेवल। In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. और इंडिया में क्या हुआ, या तो बहुत अच्छा कंडीशन नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं हमें विलिंगली आना चाहिए आगे और हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनने चाहिए। सिर्फ बाहर से बैठ करके ये नहीं कहना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो ये लीडर है वो वर्क नहीं अच्छा कर रहा है, नहीं, हमें ये अधिकार जब दिया है, हमारी इंडिया ने बीइंग अ सिटीजन, हमें ये अधिकार है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम वोट कर सकते हैं, तो हम आगे बढ़ करके खुद वोटिंग करें और खुद डिसाइड करें कि कौन सी पार्टी और कौन सा लीडर हमें गवर्न करेगा। तो ये एक पिक्चर है जो इंडिया और यूके की है। यू कैन सी हियर कि जैसे यहाँ इंडिया में आ रहा है, ये इंडिया का है, बट अगर हम यूके के टर्न में देखें तो ये डिक्लाइन हुआ है। फ्रॉम हियर ये परसेंटेज कम हुई है कि जो लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था, इंडिया में स्टेबल कंडीशन आई है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया है और आगे बढ़ा है। बट यूके के अगर रेफरेंस में देखेंगे तो ये आपका नीचे गई है ग्रोथ।
जितना था पहले के इसमें 1991 में, और ये आपका 2000 इंस्टेड ऑफ दिस वन इट विल बी 2015. ओके, इट इज़ नॉट 2005, इट विल बी 2015. सो ये चीज़ आपकी दिखने को 1991 से 2015 में कितने चेंजेस आए हैं यूके में और इंडिया में, क्या चेंजेस आए हैं, जो पार्टिसिपेशन, जो वोटर्स थे उन्होंने कितना इन्वॉल्व हुए हैं इलेक्शंस में. वोटर्स टर्न आउट बाय सोशल ग्रुप्स. अब एक होता है कि जैसे फिगर्स में ही हो गया, अब ये देखना चाहेंगे हम लोग कि आखिर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट है, क्या सारे ग्रुप्स ने एक साथ मिल करके सबने इक्वली जो वोट करा है वो सबने बराबर किया है, या उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं, जो हाई क्लास है उसने ज़्यादा किया, जो लो क्लास है उसने कम किया, या लो क्लास ने ज़्यादा किया, हाई क्लास ने कम किया. ये भी एक बार देख लेते हैं कि इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, या दूसरी कंट्रीज के कंटेक्स्ट में कि क्या चीज़ है. In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and the privileged section. अब अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हम प्रीवियसली जो चार्ट अगर हम देखेंगे, अभी विल गो थ्रू दैट वन ऑल्सो, कि इंडिया की जो लोअर क्लास है, जो अनएजुकेटेड है, जो इलिटरेट है, जो पुअर है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उन लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इन कंपैरिजन टू द रिच पीपल. जो इंडिया का जो वेल्दी सेक्शन है वो कम पार्टिसिपेट किए, बट जो पुअर है, इलिटरेट है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इलेक्शन के टाइम पे कि नहीं, जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, ताकि उसमें हमारी जो कंडीशन है, जो सोशल या इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इम्प्रूव करे. वो चाहते थे. इसी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जब हम ये स्टडीज़ करते हैं इन सब चीज़ों का एक निकलता है, एट लास्ट एक रिजल्ट निकलता है कि क्या इंडिया के जो लोगों की वो सोच है. जो सर्वेज जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमें पता चले कि यहाँ की जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, उसका क्या माइंडसेट है. दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. और ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में जाती है जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की हम इलेक्शन की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक्स vote much less than the rich and the white people. और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगर देखें तो वहाँ पे टोटली डाइवर्स है. जैसे इंडिया में है कि यहाँ पे जो रिच हैं और जो उनका कंपैरिजन टू द पुअर वन, उनका लो है. उनका जो उन्होंने जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया वो लो है. बट इन अमेरिका में इसका उल्टा गया. अगर ये हम ग्राफ देखें, इस ग्राफ के थ्रू भी हमें समझ में आएगा. द फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में गया. यहाँ पे जनरल भी है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं इंडिया के, जैसे ओबीसी, एसटी, ये सारे इंडिया के ग्रुप्स हैं. ये एक ग्रेजुअल इनमें देखिए आप, यू कैन सी कि जो हायर क्लास है उससे ज़्यादा इन लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है. मगर इन कंपैरिजन टू यूएस में देखें तो ये जो है ब्लैक एंड वाइट हैं, उनका ज़्यादा है ब्लैक का, वाइट का सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए या फिर जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, सबसे ज़्यादा वाइट्स ने किया है तो इनके कंपैरिजन में. तो ये दोनों चीज़ें इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज और इंडियन कंटेक्स्ट में क्लियर है सीन. आवर वोट मेक्स अ डिफरेंस. और ये चीज़ कही जाती है कि हमारा एक एक वोट डिफरेंस लाता है. क्यों लाता है? कि एक एक वोट मिल करके ही रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि कौन आएगा. कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन टू इलेक्शंस. उनको ये लगता है, कॉमन पीपल, जनरल है ये चीज़, और हम और आप भी यही सोचते हैं कि जो इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसकी वजह से, इलेक्शन की वजह से जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो हमारे लिए वर्क करेंगे और इंडिया का रिफॉर्म होगा. ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है कि इलेक्शन टाइम में सब इन्वॉल्व रहते हैं कि हाँ इलेक्शन में देखेंगे कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है, और चाहे ऐसे न्यूज़ देखते हो या ना देखते हो, मगर इलेक्शन के टाइम पे टीवी के आगे या अपने जो मोबाइल के आगे बैठे रहेंगे और एक एक न्यूज़ सुनेंगे कि पूरे थ्रू आउट इंडिया क्या चल रहा है. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. और ऐसा सिर्फ मानना ही नहीं है, ये चीज़ एक बिलीव, एक फेथ है कि जो हम चाहते हैं, अगर हम, और ये जो चीज़ें अगर हम अपनी बात कहेंगे इलेक्शंस में या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेरे जाएंगे, तो ये इलेक्शन बहुत एक मीडियम है
कि हम अपनी बात गवर्निंग बॉडी को बताएं कि हमें कैसा इंडिया चाहिए और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू आउट इंडिया होने चाहिए। तो दिस इज़ द मीडियम। और यहाँ की जो जनरल पब्लिक है वो ये सोचती है और ये मानती है, और ये सच में होता है कि जो हम सोचते हैं वैसे ही अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात, हमारी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखती कि हाँ इस एरिया में इन लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत है। पूरी बातें नहीं भी मानी जाती बट एटलीस्ट हमारी बात आगे आती है और कुछ तो काम होता है, तभी तो इतना रिफॉर्म हुआ और तभी तो इंडिया ने इतना डेवलपमेंट किया, अदरवाइज नॉट बी पॉसिबल। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, कोई नहीं सुनने वाला होता, तो इतना रिफॉर्म भी देखने को नहीं मिलता। डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस? अब ये चीज़ भी एक सर्वे हुआ था, 2004 की बात है, वी हैव अ चार्ट, एक सर्वे हुआ था और ये कंडक्ट करते रहते हैं सर्वेस की, हर एक का ओपिनियन पता चले कि जो सोशल बैकग्राउंड है कंट्री का वो क्या सोचता है कि जो हम जो वोट देते हैं कि उससे कुछ डिफरेंस होता भी है। तो एक जो लिया गया था, नेशनल इलेक्शन स्टडी ने किया था, सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने ये देखा कि जो 67% लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ जो हम वोट देते हैं उससे डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वही होते हैं जिनको हम चुनते हैं। तो ये 67% लोग थ्रू आउट कंट्री ऐसा सोचते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, 18% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम वोट दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे वोट का कोई असर नहीं होता। यहाँ पे यू कैन सी हियर कि 18% लोग ऐसा भी सोचते हैं और 15% ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं। 15% लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ मतलब नहीं है, हम वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कौन पार्टी आ रही है, बस हम जी रहे हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे। बट दिस वाज द सर्वे डन इन 2004 और इसके थ्रू ये एक निचोड़ निकाला गया, एक रिजल्ट निकला कि हाँ उस टाइम जो सोशल जो बैकग्राउंड था वो इसकी लोगों की सोच क्या थी, कैसा लोग सोचते थे कि उनके वोट का सिस्टम जो हम लोग वोटिंग या इलेक्शन करते हैं उसमें कुछ फर्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। अब जो इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन कर सकते हैं। The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. During the 2004 elections, more than one-third voters took part in campaign-related activities. 2004 में जैसे जैसे ये ईयर्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो पार्टिसिपेशन है, बीइंग अ कैंडिडेट और बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पार्टी, ये इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें और पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हाँ कैंपेन में जो इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर पार्टी से कोई ना कोई, हर फैमिली से कोई ना कोई आदमी कोई ना किसी पार्टी को जुड़ा रहेगा और वो कैंपेन के जो इलेक्शन का टाइम होता है तो कैंपेनिंग की ज़रूरत ही पड़ती है, तभी तो पता चलेगा कि हमारी पार्टी खड़ी हुई है और ये लीडर खड़े हो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इलेक्शंस के सब ट्रिक्स हैं और ये सब प्रोसीजर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, पार्टिसिपेशन जो है लोगों का इलेक्शन में और एक्टिविटीज़ में बढ़ता जा रहा है। 2004 में 1/3 वोटर्स जो है, जो इंडिया की जो पब्लिक है 1/3 उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कैंपेन है उसमें। इट्स अ लार्ज अमाउंट, 1/3। More than half of the people identified themselves as being close to one or to the other political party। अभी हमने जैसे कहा कि हर मैक्सिमम आप देखेंगे नेक्स्ट डोर पे, आज भी अगर हम देख रहे हैं 2004 की बात ना करें, अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें 2021 की बात करें, तो हर नेक्स्ट फैमिली में एक एक मेंबर किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होगा। फैमिली मेंबर किसी नहीं, या तो वो बीजेपी या तो कांग्रेस का, क्या हम इसके लीडर इसके मेंबर हैं, एक्टिव हैं नहीं है मगर वो मेंबर्स हैं, वो हर जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। और कैंपेन के टाइम जब इलेक्शन की जब कैंपेनिंग चलती तब ये मेंबर्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्शन में हो जाता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी जो पार्टीज होते हैं वो इन मेंबर्स पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कैंपेनिंग के टाइम पे। 1 out of every 7 voters is a member of a political party। ये भी यहाँ पे कहा गया, जो कि 2004 की बात कर रहे हैं, मगर तब भी 1 out of every 7 वोटर्स जो हैं अगर देखा जाए वो किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड है, किसी न किसी पार्टी का मेंबर है।
नाउ वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर दिस वन ग्राफ, जिसमें दिया है कि जो पार्टिसिपेशन है जो वोटर्स का वो इलेक्शन के रिलेटेड एक्टिविटी में इन इंडिया में थ्रू द इयर्स कि 1996 में, 98 में, 99 में, 2000 में कैसा है। अभी हमने कहा है कि थ्रू द इयर्स ये बढ़ता जा रहा है। वी कैन सी फ्रॉम हियर कि 1996 से 1998 में कितना हो गया और कितना ज़्यादा बढ़ गया 1999 में, एंड 2004 में यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज कि कितना ज़्यादा इंक्रीज किया है इन्वॉल्वमेंट, जो एक्टिविटी, जो एक्शन, इलेक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो 2004 में कितना बढ़ गया। इवन अगर हम आज की बात करें तो ये और परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है, ग्रेजुअली नहीं, बहुत तेज़ बढ़ रहा है। एंड वी कैन सी हियर कि 2019 का ये है मेल और फीमेल का। यू कैन सी हियर कि ये फीमेल का बैकग्राउंड है, ये परसेंटेज है कि हाँ फीमेल कैसे कर रहे हैं, कितना कैसे धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये मेल का है ब्लू वन। बट यू कैन सी कि जो फीमेल का परसेंटेज जो था वो टर्न आउट था वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ा है, बट लेटर ऑन जो ईयर्स अब आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड स्पीड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो पहले, यानी कि इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है सीन कि जो पहले की फीमेल्स थी इंडिया में वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कम करती थी इन रिस्पेक्ट टुडे, और मेल के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल का ये दिया है, रेशो दिया है कि मेल ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शंस की एक्टिविटीज़ में, बट अब फीमेल भी बराबर से, कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर के हर जगह खड़ी है। तो पॉलिटिकल सीन में भी यू कैन सी दिस वन कि मेल और फीमेल बराबर खड़े हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो द थर्ड पॉइंट कि कौन कौन से, जो हम देख रहे थे कि इलेक्शन के जो जो एस्पेक्ट्स हैं वो देख रहे थे, तो ये थर्ड वन है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, कि जो भी इलेक्शन का आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, आउटकम मीन्स रिजल्ट आता है, उससे थ्रू आउट द कंट्री, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे कोई भी एज अ सिटीजन हो, सब एक्सेप्ट करते हैं कि जो रिजल्ट आया है, चाहे विनर है वो विनर ही रहेगा, चाहे वो लूज, जो दूसरी पार्टीज है उसके लूजर्स हैं वो एक्सेप्ट करते कि हाँ दिस इज द विनर और यही पार्टी रूल करेगी। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है, ये लास्ट स्टेज होता है इलेक्शन का, और ये सबको थ्रू आउट इंडिया सब एक्सेप्ट करते हैं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged election. तो अब क्या देखते हैं कि जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर है, वोट हुआ, पोलिंग बूथ्स हुए, कंपेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, इलेक्शन हेल्ड हो गया। अब उसका जो लास्ट में जो वेट करते हैं वो हम लोग भी वेट करते हैं कि हमने जो वोट किया है अब देखें कि रिजल्ट क्या आता है। सब लोग जितनी भी इंडिया के सिटीजन अगर इलेक्शन टाइम में देखें, जो जिस दिन डिक्लेयर करना होता है कि हाँ आज डिक्लेयर होगा, आज वोट की काउंटिंग होगी, वो डेड डे जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस दिन तो ज़रूर सब अपने अपने टेलीविज़न के आगे बैठे रहते हैं, टीवी खोल के बैठते हैं कि हाँ मुझे रियल हर एक, क्योंकि वो कंस्टिट्यूंसीज वाइज वो रिपोर्ट, हर न्यूज़ चैनल्स अपने अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं, हर अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज से रिपोर्ट्स आते रहते हैं और हर एक का पूरा लाइव दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पार्टी आगे चल रही है और वो पीछे चल रही है, और कितने से लीड कर रही है कौन सी पार्टी और कितने से पीछे है, या जो रूलिंग पार्टी है उसकी आपकी इस बार इस इलेक्शन में क्या पोजीशन है, वो पार्टी आगे अभी भी लीड कर रही है कि अब की बार उसकी कंडीशन बहुत ही पुअर है। एक एक चीज़ माइन्यूट डिटेल्स देते हैं इलेक्शन के टाइम में इन द न्यूज़, तो वो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो सब हम एज अ सिटीज़न जो हम वोट कर रहे होते हैं, उन जितने लीडर्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, या जो रूलिंग जो पार्टीज जो इन्वॉल्व थी उस टाइम इलेक्शन, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। बट जो जनरल पब्लिक होती है वो भी बहुत ईगरली इस डेट का वेट करती है कि एट लास्ट जो हमने चुना है वो आ भी रही है कि नहीं, है दूसरी पार्टी आ रही है। अगर ये जो इलेक्शन है वो अगर फेयरली नहीं होता है, जो पोल जो वोट देने का सिस्टम है वो अगर फेयरली नहीं होता है, तो जो रिजल्ट आएगा
वो भी फेयरली नहीं आएगा। अगर उसी टाइम पे कुछ घोटाला हो गया या कुछ कुछ जो अनफेयर मीन्स यूज़ कर लिए गए कि जहाँ पे पार का यूज़ कर लिया, वहाँ पे इलेक्शन फेयरली नहीं हुआ, तो वहाँ का जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियस बात है वो भी फेयरली नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने गलत तरीका अपनाया तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। The outcome of India's elections speaks for itself. The ruling parties routinely lose election in India both at the national and the state level. In fact, in every two out of the three elections held in the last 25 years, the ruling party lost. तो ये क्योंकि इंडिया या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, यहाँ की सिटीजन, वहाँ की सिटीजन से इंडिया की बात करें तो इंडिया की सिटीजन पे डिपेंड करता है वो किसको चूज करती। रूलिंग पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है, उसको ही आगे रखना चाहते हैं, वो चाहे जितने भी ट्रिक्स अपना लें, कुछ भी कर लें, जो भी, मगर जो एट लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो उसके फेवर में आता है या नहीं आता, ये डिसाइड करता है कौन, यहाँ की पब्लिक करती थ्रू द वोट। तो ये जो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा, जो लास्ट कितने ईयर से देखा जा रहा है, 25 ईयर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 ईयर से ये देखा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है कोई ज़रूरी नहीं कि वही नेक्स्ट इलेक्शंस में भी आए। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो इतने भी अनफेयर नहीं होते हैं, फेयरली ही होते हैं। तभी अगर ये बात हो, तो अगर फेयरली ना हो तो जो रूलिंग पार्टी हमेशा वही रूल में आए, दूसरी पार्टी को चांस ही ना मिले कि वो रूल कर पाए, क्योंकि उसके हाथ में पूरी पावर होती है, उसके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर वो चाहे तो सारे मीन्स अपना सकते हैं, गलत ट्रिक्स अपना सकते हैं विनर होने के लिए। In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. और जैसा कि यूएस में देखा जाता है कि जो सिटिंग जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत ही रेयर केस में वो इलेक्शन हारते हैं। In India, about half of the sitting MPs and MLAs lose elections, मगर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में बहुत काफ़ी हद तक फेयरली होता है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि जो सिटिंग MLAs और MPs हैं वो हर बार विनर्स ही हों, नहीं। अगर यहाँ की पब्लिक को नहीं समझ में आता है कि हमें नहीं रखना है तो वो नहीं रखती, वो नहीं इलेक्ट करती, वो वोट नहीं देती है उस पार्टी को या उस लीडर को। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections, क्योंकि ये सब चीज़ देखी गई है कि हाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जिनका होता है वो भी बहुत से लीडर्स आ जाते हैं पार्टीज़ में और वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, और जिनके पास बहुत जो वेल्दी होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो भी इलेक्शन हेल्प करते हैं, इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़े होते हैं। कुछ पार्टीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करती हैं थ्रू द ऑन द इलेक्शन, कि थ्रू आप बहुत ज़्यादा चाहे कैंपेन के थ्रू हो, चाहे और भी मीन्स या फिर ट्रिक्स अपना लेते हैं, इलेक्शन में सब कुछ कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, चाहते हैं कि नेक्स्ट में भी इलेक्शन हो, मगर हर बार ये पॉसिबल नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो वो चाहते हैं, क्रिमिनल्स हैं तो हर बार वो विनर्स होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर बार उनको ही जीत नहीं मिलती है। यहाँ की बहुत से पॉइंट, बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे हाँ इन लोग को जो पावरफुल हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको ही मिले, मगर हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. अब जो भी डिफीटेड पार्टी होती है, जो विनर्स होगा एक ही विनर होगा, जो पार्टीज जो लूज करती हैं इलेक्शन के थ्रू, उनको एक्सेप्ट करना ही होता है पब्लिक की, पीपल की वर्डिक्ट की, क्योंकि जो कंट्री की वर्डिक्ट है वो जो पीपल के थ्रू ही आती है। वो पूरी कंट्री के लोग चाहते हैं कि जो रूलर्स आए हैं, जो रूलिंग पार्टी आई, उसको ही इलेक्ट करना चाहे, उसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसने ही चूज़ किया है। आप चाहे जितनी भी पार्टीज उसके अगेंस्ट खड़े हैं, खड़े थे और वो डिफीट में, तो यानी कि वो जो यहाँ के लोग हैं उनको उनके फेवर में नहीं है, वो उनको नहीं चाहते थे, इस वजह से वो पार्टी में नहीं, वो रूल में नहीं आए, उनको उन्होंने वोट नहीं किया। जो विनर हुआ उसको वोट इसीलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे जो कंट्री पे जो रूल करें वो ये पार्टी करे, ये कैंडिडेट्स करे। दिस इज ऑल अबाउट कि इलेक्शन का इंडिया में कौन सा जो 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 एस्पेक्ट्स हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स हमने आज देखा। We will continue this topic in the next class. Till then, take good care of yourself. Thank you.